तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। So hello guys, welcome to a divine word of education. I am your mentor कार्तिकेय शुक्ला, और आज का मैंने तुमको ज्ञान दिया हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही फेमस पंक्तियों के साथ। तो इस पंक्तियों का अर्थ ये है कि जब कभी आप अपनों से लड़ रहे हैं तो आप कभी कभार हार मान सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपनों से भी लड़ रहे हो। जैसे मान लो कभी कभार तुम लोग अपने घर में मम्मी पापा से बहस करने लग जाते हो, ठीक है, सो वो चीज ना करो, वो तुम्हारे भले के लिए सिखाएंगे। तो अपनों से हारने को आवश्यक बताया गया है, लेकिन जीत तब आवश्यक बताई गई जब आपकी लड़ाई आपके भीतर खुद से हो। जैसे एक इंग्लिश में कहावत कही जाती है ना, डोंट बी द सेम, बी द बेटर। मतलब कि आप आज अगर 90% मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो वहीं पे ना वैसे ही ना बैठे रहो, 91 लाने की कोशिश करो। 90.2233 कुछ भी लेकर के आओगे ना तो वो भी तुम्हारा एक बेटर वर्जन है, ठीक है। सो आज का ज्ञान तुम्हारे लिए यही तक था, और जैसा कि तुम देख रहे हो बोर्ड में हेडिंग पढ़ी है हमारे न्यू चैप्टर की, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, और अब हमको ये पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये जो एक टॉपिक दिया गया है, बेसिकली इस टॉपिक को हम लोग सेक्स एजुकेशन भी कह रहे हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं? सेक्स एजुकेशन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन? क्योंकि कई बार ये होता है कि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, या उनका प्रिकॉशंस क्या है, या और भी जितनी भी समाज में बहुत सारी चीजें चल रही हैं उनसे कैसे तुम लोग सबके सब तार पा सकते हो। सो बेसिकली ये चीज बताई जाती है हमारे इस नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जा रही है, हेल्थ का मतलब तुम सब जानते हो, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक। अब जरा बात मुझे ये बताओ कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किस पर्सन को कहेंगे। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन दी गई है अबाउट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन, और वो डेफिनेशन कहां से आई है? वो डेफिनेशन आई है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो डेफिनेशन कहां से आई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई है। क्या है वो डेफिनेशन? वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन मेंटली, सोशली एंड बिहेवियरली और फिजिकली विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेट होने चाहिए, जैसे कि एक पर्सन जो है वो मेंटली स्टेबल है, ठीक है, मेंटली स्टेबल है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सोशली लोगों से उठता बैठता है। तो ये सारी चीजें एक पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना रही है। भाई रिप्रोडक्शन का मेन काम क्या है? अपने प्रोजेनी को, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। और वो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? जब जो सामने वाला पर्सन है वो मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली, सोशली इन सब एस्पेक्ट्स पे खड़ा उतरता है, यानी इन सब एस्पेक्ट्स को फॉलो करके एक पर्सन को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे पर्सन को हम क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह रहे हैं। अब देखो, इस रिप्रोडक्टिवली हेल्दी यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, और उन इश्यूज से कैसे हम लोग बच सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। अब जैसे इश्यूज क्या है? प्रॉब्लम्स, ठीक, पहले डालो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। क्या है? ओवर पॉपुलेशन। क्या है ये ओवर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन डे बाय डे। अब आप तुम समझ रहे हो, पहले चाइना नंबर 1 पे था पॉपुलेशन के लिए, अब क्या है? इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। इंडिया क्या है? नंबर 1 पे पहुंच गया है फॉर द केस ऑफ पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो रहा है पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सोर्सेज हैं,
सोर्सेज है वो स्लोली बढ़ रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बट यहां पे क्या लगा हुआ है, बट स्लोली इंक्रीज ऑफ सोर्सेज, स्लोली इंक्रीज इन सोर्सेज। यानी कि एक पूरे देश को, एक पूरे वर्ल्ड को, या कह सकते हो एक पूरी डाइवर्सिटी को चलाने के लिए जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए जो सोर्सेज है वो उतनी तेजीता, उतनी तीव्रता से बढ़ नहीं रहे। जितनी तीव्रता से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उतनी तीव्रता से जो सोर्सेज है वो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। सो इट इज अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। जिस तरह से बर्थ रेट इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, ठीक है, उसी तरह से जो ये सोर्सेज है वो भी इंक्रीज करने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर सोर्सेज भी उतने होने चाहिए। इसीलिए पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। इट में रिजल्ट्स इन द पॉवर्टी, इट में रिजल्ट्स इन द पॉवर्टी। और साथ ही में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब समझते हो, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई होता है। सो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। खैर, इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्टिव है, ठीक है। और इसको कैसे दूर करा जा सकता है, गवर्नमेंट ने कुछ एस्पेक्ट्स दिए हैं, कुछ एस्पेक्ट्स दिए हैं। सबसे पहले तो आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है सबसे पहले, जैसे सोशल मीडिया हो गया, ठीक, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स, ठीक, मतलब कि कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का सहारा लिया जाए, ठीक, कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का सहारा लिया जाए, सोशल अवेयरनेस फैलाई जाए इस मामले में, ठीक है, सोशल अवेयरनेस फैलाई जाए। और साथ में क्या चीज हो सकती है, सोशल अवेयरनेस के साथ और सोचो और क्या हो सकता है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। और क्या हो सकता है, कई पेरेंट्स और रिलेटिव्स से इस विषयों पर खुल के बात की जाए, ठीक, फ्रेंड्स के माध्यम से आप सब जान सकते हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सेक्स एजुकेशन क्या होती है, ठीक। हालांकि इंडिया में अभी ऐसा कोई मेन सोसाइटी ऐसी नहीं है जो पेरेंट्स और रिलेटिव्स अपने अपने बच्चों से खुल के इन सब विषयों में बात कर सके। हाईली सोसाइटी में ऐसी चीजें होती हैं, बट अभी ऐसा इंडिया में पूरी तरह से नहीं आया है, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है, एनजीओज, एनजीओज, एनजीओज क्या होते हैं, एनजीओज भी हेल्प कर सकते हैं, जितने भी एनजीओज हैं, ठीक, वो भी क्या कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट होते हैं एनजीओज, ठीक, तो वो भी इसका प्रचार प्रसार आगे कर सकते हैं। फिर टीचर्स की हेल्प से, जैसे अब मैं तुम्हारा टीचर हूं तो मैं तुमको समझा सकता हूं, तो टीचर्स की हेल्प से ये सारी चीजें, इन सबको समझाया जा सकता है। द होल स्टडी फॉर द सेक्स एजुकेशन कैन बी गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन और द रीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं कि जैसे अब सेक्स एजुकेशन की जो अवेयरनेस है उसको कैसे सामने लाया जा सकता है, वो तो तुमको जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, ठीक, लेकिन वो क्यों नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है भाई। सबसे पहले तो प्रिवेंशन या प्रिकॉशन, प्रिकॉशन फॉर एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा जा सकता है। अगर हम एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाएं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा जा सकता है। प्लस changement in male and female bodies after puberty। एक एज ऐसी आती है जब आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजमेंट आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, ठीक, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होता है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की बनती है कि आपको, देखो कई बार ऐसी चीज होती है कि जैसे आप लोग, एक तो गूगल का जमाना है, प्यूबर्टी रीच होते ही कुछ बॉडी में चेंजमेंट आए, अब
अब जिसके हाथ में फोन है वो क्या करेगा, सीधे गूगल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, समहाउ कभी कभार ऐसा होता है कि गूगल से जो इंफॉर्मेशन उसको नहीं लेनी चाहिए, ठीक, वो भी उसको मिल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कई बार गूगल पे तुम देखते होगे ऐसी फालतू फालतू चीजें आएंगी जो तुम्हारी बॉडी में हो नहीं रही, लेकिन तो तुम्हारे दिमाग में डर बैठा दे, अच्छा अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। भाई कई बार आप समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर थोड़े समय पहले की बात है, गूगल की जो रिपोर्ट आई थी, सबसे ज्यादा चीजें क्या सर्च की गई है गूगल पे, तो उस पे यही सर्च किया गया है कि क्या किस करने से बच्चे होते हैं। ठीक, सो ये सब क्या है, ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाने का नतीजा है। ठीक है, मोस्टली फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल की बात होती है, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन की बात, इसके बारे में खुल के बातचीत की जाए। अभी जैसे रिसेंटली एक मूवी आई थी OMG 2, अगर आपने देखी है, अगर आपने नहीं भी देखी है तो आई रिकमेंड कि आप ये मूवी देखिए। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात की गई है, सेक्स एजुकेशन के बारे में ही बात की गई है। और उस मूवी में एक सीन ऐसा भी है जिसमें जो पंकज त्रिपाठी है, हमारे बहुत फेमस एक्टर हैं, वो एक प्रोस्टिट्यूट से पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चे को कहाँ पे देखना चाहती हैं, the one who knows the all information about a female's body, और वो जिसको फीमेल की बॉडी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो बेसिकली वहां पे जो उसका जवाब आता है, सो वो ये चीज आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको क्या है, अवेयरनेस फैला रही है। ठीक है, फॉर अ हेल्दी रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। सो ये सब चीजें हो गई। और क्या चीज हो सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, और इम्प्रॉपर एबॉर्शन से भी बचा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्रॉपर एबॉर्शन। एबॉर्शन में क्या होता है, एबॉर्शन यानी कि बच्चे को गिरा देना। ठीक, तो इम्प्रॉपर एबॉर्शन यानी कई ऐसे चीजें होती हैं फीमेल की बॉडी में, अगर एक बार एबॉर्शन हो जाता है तो कई केसेस ऐसे हालात गंभीर हो जाते हैं, या तो फीमेल की बॉडी में जहर पूरा फैल जाएगा और वो मर जाएगी, या तो फिर आगे उसको जब वो लिटरली बच्चा चाह रही होगी तो उसको कंसीव करने में भी दिक्कतें आएंगी। इसलिए इम्प्रॉपर एबॉर्शन से भी बचा जा सकता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचा जा सकता है। ठीक है, कई बार आप ये समझिए जैसे कि कहीं भी अस्पतालों में 16 to 18 इयर्स और 20 इयर्स तक के गर्ल्स ने एबॉर्शन करवाया है, ये भी एक रिपोर्ट आई है इंडिया। ठीक है, सो जब एक फीमेल अपने, ये सब उसके इनिशियल डेज है, ये इनिशियल ईयर है, इस एज में ही एबॉर्शन करा लेती है तो उसको आगे चल के, एक तो पहली चीज उसकी बॉडी अभी कमजोर भी है। ठीक है, इम्प्रॉपर पीरियड्स हो रहे हैं, इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इम्प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रहा है, तो इस सबसे भी बात पाना उसके लिए मुश्किल साबित होगा। सो इसके लिए भी अवेयरनेस एक सोसाइटी में होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और आती है, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का प्रॉपर यूज होना चाहिए। ठीक है, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन से अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्लस एक चीज और, चाइल्ड एंड मदर की प्रॉपर केयर होनी चाहिए, प्रॉपर केयर होनी चाहिए। अब कई बार ये होता है कि मदर की केयर बहुत से लोग डिलीवरी तक करते हैं, लेकिन कम से कम आफ्टर 6 months ऑफ डिलीवरी मदर की प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए, मदर की प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो, चाहे वो ऑपरेशनल डिलीवरी भी हो। सो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है अवेयरनेस का। ठीक, और रिसर्च फील्ड में बहुत सारी चीजें की गई हैं। ठीक, रिसर्च फील्ड में जैसे इंडिया में CDRI है, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, ये कहाँ पे है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इन्होंने CDRI ने रिसर्च करके एक नॉन स्टेरॉइडल पिल बनाई है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स का मेंशन किया है, जिसको कहा जाता है सहेली पिल्स। क्या कहा जाता है, सहेली पिल्स। ये कैसी पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है,
ठीक, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होती है जब हम ये सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। सो ये सारी चीजें अपने उसमें पढ़े और ये स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल पिल्स क्या होती है ये भी हम पढ़ने वाले हैं। सो और देखो और क्या चीज हुई, एक टर्म आता है तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है पीएनडीटी। क्या दिया है? पीएनडीटी, यानी कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या है? पी फॉर प्री, एन फॉर नेटल, डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो होता क्या है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक, नेटल मतलब होता है बर्थ, नेटल मतलब क्या होता है? बर्थ होता है। डायग्नोस मतलब किसी चीज को डायग्नोस करना, बीमारी है कि नहीं, और प्री मतलब पहले। सो अर्लियर बर्थ मतलब किसी भी इन्फेंट के बर्थ से पहले, किसी भी इन्फेंट के बर्थ से पहले एक टेस्ट किया जाता है। जैसे आप जानते हो ना कि मदर्स को, जो भी मदर माँ बनने वाली होती है, उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए, सोनोग्राफी वगैरह के लिए जाना होता है फॉर नॉर्मल चेकअप, कि उसी तरह से उसी टाइम में बच्चों का भी टेस्ट होता है कि बच्चा कहीं जो है वो एबनॉर्मल ना हो या उसमें कोई भी जेनेटिक या नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे मान लो उसका एक हाथ नहीं है या कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं पता चलने वाले हैं टेस्ट से, वो तभी पता चलेगा जब बच्चा बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या पता चलेगा? जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि अगर माँ से कोई बच्चे में जा रहे हैं डिसऑर्डर्स, या फादर से बच्चे में जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें पता चल सकती है। और एक इसका बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है एमनियोसेंटेसिस। ये क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? तुमको जब मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तो तुमको बताया था कि एम्ब्रियोन प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या करेंगे इसमें? डॉक्टर क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को एक इंजेक्शन के माध्यम से ऊपर खींचते हैं, ठीक, इंजेक्शन में भर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। फिर एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको एक पैट्रिक डिश में कन्वर्ट करके देखते हैं, जिसमें कभी कभार बच्चे का यूरिन भी होता है और बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक। तो उन सेल्स से कई बार क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर तो पता चलता ही है, साथ में बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता है, सेक्स ऑफ द बेबी, यानी जेंडर भी पता चल जाता है, ठीक है, जेंडर भी पता चल जाता है। और जब जेंडर पता चल जाएगा तो ये ऑब्वियसली ये भी पता चल जाएगा कि डॉटर है कि सन है। आई बात समझ में? कई बार ये होता था इंडिया में, वेरी कॉमन इन इंडिया, ओल्ड प्रैक्टिसेस ये थी कि एमनियोसेंटेसिस जांच करा ली अस्पताल में, और अगर बेटा है तो ठीक है, लेकिन बेटी है तो उसको गिरवा देते थे, ठीक है। आज भी कई जगहों पर ऐसा होता होगा, अब आज तो कोई रिपोर्ट तो इतनी है नहीं, पुराने गांव में पुराने विचारधारा के लोग रहते ही हैं। सो बेटियों को गिरा दिया जाता था। इससे क्या हुआ? फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस बढ़ने लग गए, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। साथ में तुम ये चीज देखो, साइड का मतलब लिखा है यानी ये किलिंग से रिलेटेड है, ये जो सिनोनिम है, सॉरी ये जो सफिक्स है इसका मतलब होता है किलिंग। सुसाइड, रिजीसाइड मतलब राजा की हत्या, सुसाइड खुद की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, पैट्रिसाइड फादर की हत्या, इन्फेंटिसाइड बच्चे की हत्या। और इन्फेंटिसाइड का भी मतलब समझ लेना, बच्चा जो है वो 6 महीने से पहले का है या 10 महीने से पहले का है, ठीक। तो इन्फेंटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के केसेस बढ़ने लग गए, इसलिए इसको परमानेंटली बैन कर दिया गया एमनियोसेंटेसिस को। आप अगर करवाते भी हैं, पहली चीज तो हाईली रिकमेंडेड होगा, तभी ये चीज होगी। अगर आप एमनियोसेंटेसिस कराते हैं तो आपको जो रिपोर्ट मिलेगी उसमें केवल जेनेटिक डिसऑर्डर ही दिखा जाएगा, उसमें आपको मेल या फीमेल यानी सेक्स ऑफ द बेबी नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है, उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और जो चीज ऐसी करवा रहा है वो भी जेल जा सकता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द एमनियोसेंटेसिस। जब बात की जा रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक टॉपिक आता है कि पॉपुलेशन में क्या एक्सप्लोजन हो रहा है। देखो होल पॉपुलेशन को जो है 3 क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक। एक तो आती है तुम्हारी प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव,
पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ प्री रिप्रोडक्टिव में, यानी कि इसमें क्या आएगा, जो ऐसे लोग जो रिप्रोडक्शन अभी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि प्यूबर्टी से पहले, बिफोर प्यूबर्टी, यानी कि इसमें बेसिकली कौन आ रहा है, बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, ठीक, बिफोर प्यूबर्टी 0 to 12 इयर्स, ठीक। रिप्रोडक्टिव में कौन आ रहे हैं, वन हु कैन इजीली रिप्रोड्यूस, वन कैन इजीली रिप्रोड्यूस, जैसे 12 से हमारे 50 तक की ले लो, चलो 60 ले लिया, ठीक, 60 क्यों लिया है, फीमेल्स में मेनोपॉज 50 में हो जाता है, लेकिन मेल्स में जो है 60-70 तक भी स्पर्म्स काउंट हो सकते हैं, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 61 से जितनी भी एज चलती है डेथ तक, ठीक, इतने सारे किसके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज पे लिए जा रहे हैं। तो इनको पढ़ने का एक ग्राफ तरीका है, ग्राफिकल तरीका है, वो भी जरा देख लेते हैं कौन कौन सा। जैसे कहा गया सबसे पहले एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया गया, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, बेल शेप पिरामिड बनाया गया और एक अन शेप पिरामिड बनाया गया, ठीक है, अन शेप पिरामिड बनाया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या देखा गया कि प्री वालों की संख्या इतनी है, मतलब बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव की इनसे थोड़ी कम है और पोस्ट की सबसे कम है, ठीक है, यानी कि ये जो बढ़ता है घटने वाले क्रम है, ठीक। अगर आप ऊपर से देखोगे, पोस्ट से देखोगे तो ये बढ़ रहा है, बी से देखोगे तो ये घट रहा है, तो ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। और ये केस किसमें देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। बेल शेप की बात की गई तो बेल शेप में ये देखा गया कि पोस्ट कम है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ये इक्वल है, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल है। तो इसमें ये चीज देखी गई कि ये कैसा है, बेल शेप्ड है। और ये कहां पे देखा गया, ये देखा गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अनशेप की जब बात आती है तो अनशेप में ये देखा गया कि पोस्ट और रिप्रोडक्टिव इक्वल है, लेकिन प्री क्या है, प्री कम है, ठीक, इसलिए इसको कहा गया अनशेप्ड। और ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये कंडीशन कहां देखने को मिलेगी बेटा, इटली में, ठीक, इटालियन व्हाइट सॉस पास्ता खाते हो तुम लोग, ठीक। सो इटाली की कंडीशंस ऐसी आ रही है कि उसमें अनशेप्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक चीज तुमको और बता दें, यहीं पे समझ लेना, पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है, डेमोग्राफी, क्या कहलाई जाती है, डेमोग्राफी, लिख लेना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज डेमोग्राफी। आइए आगे बात करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स की। कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि जो प्रिवेंट्स द अनवांटेड प्रेगनेंसी, प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो होता क्या है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स की जब बात की जा रही है तो यानी कि ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो इनके कुछ फीचर्स हैं कि बेस्ट कंट्रासेप्टिव कौन कौन से होने चाहिए। फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर ये है कि ये वेरी इफेक्टिव होने चाहिए, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर प्रिवेंशन प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जा रहा है तो वो वेरी इफेक्टिव हो, प्लस चीप हो, नॉट एक्सपेंसिव हो, नॉन एक्सपेंसिव, ठीक। थर्ड पॉइंट, इजीली अवेलेबल हो, फोर्थ पॉइंट, इजी टू यूज हो, क्या हो, इजी टू यूज हो, और फिफ्थ पॉइंट, ऑल्सो प्रिवेंट्स STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रिवेंशन हम लोगों को करें। और सिक्स्थ पॉइंट, नो साइड इफेक्ट, इससे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो।
फिर सेवेंथ पॉइंट, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी नहीं चाह रहा है तो वो इसको यूज कर ले, लेकिन समहाउ वो आने वाले समय में वो प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी इशू ना हो। तो एक क्वेश्चन ये आता है, नेम द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हु कैन शो all these features for the contraceptive devices। so इसका आंसर हम अभी थोड़ी देर में देंगे। ठीक, हम पढ़ेंगे कि कौन सा बेस्ट कंट्रासेप्टिव है जो इन सारे फीचर्स को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो चलिए कंट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल प्रोसेस क्या है। हमारी मेन हेडिंग क्या चल रही है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल मेथड्स। कुछ नेचुरल तरीके भी हैं। नेचुरल मेथड देखो, नंबर वन होगा बेटा तुम्हारा पीरियोडिक एब्सेंस। इसका मतलब ये कि जब किसी फीमेल को ओव्यूलेशन डे हो रहा है, ओव्यूलेशन डे कब बताया तुमको, 11 से 14 दिन। ठीक है, 11 से 14 दिन। बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जब ओवम रिलीज हो रहा है उस दिन तक कोई भी सेक्सुअल प्रैक्टिस ही ना की जाए, यानी कि नो सेक्सुअल प्रैक्टिस। इसमें क्या आएगा, नो सेक्सुअल प्रैक्टिस बिटवीन 10 to 17 days। 10 से 17 दिन तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए। तो एक, अगर आपको कोई भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं यूज करना है तो नेचुरली आप क्या कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन डेज जो फीमेल में हो रहा है 11 से 14 दिन के बीच में, लेकिन हम सेफर साइड कितने दिन लेके चलते हैं, 10 से 17 दिन, मतलब उस कंप्लीट वीक में सेक्सुअल प्रैक्टिस ही ना की जाए। दूसरा क्या है, होता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल एक्शन या सेक्सुअल प्रैक्टिस। इंटरप्टस मतलब क्या करना, इंटरप्ट कर देना। इसका मतलब ये कि while having sexual intercourse क्या करा जाए, नो इंसेमिनेशन मतलब इजैकुलेशन ही ना किया जाए स्पर्म का। It means suppose that a couple is doing the activity of the sexual intercourse, but at a time of ejaculation मतलब जब सीमेन बाहर आने वाला है from the penis to vagina, तभी क्या किया जाए, पेनिस को बाहर निकाल लिया जाए from the vagina, जिससे कि इंसेमिनेशन का चांसेस ही ना हो, और इंसेमिनेशन का चांस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का भी कोई चांस नहीं बनता। ठीक, एक तो अच्छा, ये दोनों क्यों फेलियर साबित भी होते हैं कभी कभार, ये दोनों जो है कभी कभार फेलियर भी साबित हो जाते हैं। क्यों, पहली चीज तो ये कि अगर किसी फीमेल में इरेगुलर पीरियड्स हैं, ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स आएंगे तो उनको ओव्यूलेशन डे का भी पता नहीं चलेगा, और ओव्यूलेशन डे का पता नहीं चलेगा तो फिर ये साबित हो सकता है कि भाई ये कई बार इफेक्टिव होता है, कई बार नहीं भी इफेक्टिव होता है। और ये क्वाइटस इंटरप्टस भी फेलियर इसलिए साबित होता है, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि सीमेन इजैकुलेशन से पहले कुछ प्री सीमेन निकलते हैं। क्या होता है, प्री सीमेन निकलते हैं, और ये प्री सीमेन कैसे होते हैं, प्री सीमेन कोपर्स ग्लैंड के उसके होते हैं सेक्रीशन के। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि इन कोपर्स ग्लैंड में भी 1 2 3 4 बूंद के स्पर्म भी आ जाते हैं। सो ये भी एक फेलियर साबित होता है। ठीक, और एक और होता है जिसमें डिलीवरी के 5 मंथ बाद मदर कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो लैक्टेशन के उसमें प्रेजेंट होकर के वो प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन को रोक देता है कि भाई तुम अभी ओवरीज में फैलोपियन मत बनाओ, पहले मुझे अच्छे से बच्चा जो मेरे पास है उसका नरिशमेंट कर लेने दो। ठीक, तो एक वो भी प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं नेचुरल से आगे बढ़ करके, तो आते हैं बैरियर मेथड्स। क्या आते हैं, बैरियर मेथड्स।
बैरियर मेथड्स कौन कौन से होंगे, यानी कि प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन, मतलब ये फर्टिलाइजेशन को ही रोक रहे हैं पूरी तरह से। और फर्टिलाइजेशन को कैसे रोकेंगे, यानी कि ये पीनिस और वेजाइना के बीच में होंगे, ठीक है, पेनिस और वेजाइना के बीच में होंगे। सो नंबर 1 बेस्ट इफेक्टिव वे, और जो मैंने तुमसे अभी कहा कि जो भी फीचर्स होने चाहिए बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड के, उसको एक ही मेथड फॉलो करता है, वो है यूज ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक, मेल का भी कॉन्डम होता है और फीमेल का भी कॉन्डम्स होता है। ठीक, मेल के जो कॉन्डम्स होते हैं दैट आर वियर इन पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स या बिफोर रिप्रोडक्शन लिख लो, और फीमेल का जो कॉन्डम होता है दैट इंसर्टेड इन वेजाइना, ठीक है, दैट इंसर्टेड इन वेजाइना बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक चीज और बता दें, जो ये मेल कॉन्डम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, लेटेक्स रबर के। क्या होते हैं, लेटेक्स रबर के, प्लस इसमें क्या होता है, लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है, लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है, और जो इसमें क्या होगी, एक सिंगल रिंग होगा, सिंगल रिंग होगा। ठीक, लेकिन जो फीमेल के कॉन्डम्स होते हैं इसमें डबल रिंग्स होती हैं, डबल रिंग्स एट बोथ एंड्स। अब समझिए, जो मैंने आपको 7 फीचर्स बताए थे, कॉन्डम्स एसटीडी से प्रिवेंट कर रहे हैं, प्लस इजीली अवेलेबल है, मेडिकल मेडिकल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है, ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, ठीक, और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता कि भाई कैसे यूज करना है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। एक चीज और बता दें, कॉन्डम्स के भी कुछ प्रिकॉशंस देख लेने चाहिए। क्या होंगे वो प्रिकॉशंस, प्रॉपर वे में उसको यूज किया जाए, ठीक है, प्रॉपर वे में उसको इजीली यूज किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्डम्स जो होते हैं वो एक्सपायर होते हैं, नॉन एक्सपायर कॉन्डम्स, क्या वो यूज ऑफ नॉन एक्सपायर कॉन्डम्स का यूज होना चाहिए, ठीक, ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट फर्स्ट। उसके बाद साथ में और क्या चीज होनी चाहिए, प्रॉपर वे से उसको यूज किया जाए, ठीक, और उसके बाद ये कैसे होते हैं, यूजर फ्रेंडली भी होते हैं, इको फ्रेंडली कह लो, इको फ्रेंडली। और एक चीज ही कही जाती है आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कॉन्डम्स होंगे उनको अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में उनको डिसयूज कर दिया जाए, मतलब कि उनको एक प्रॉपर वे में फेंका जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं अबाउट मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स। और देखो आगे क्या होता है, बैरियर मेथड्स में 2 मेथड्स और आते हैं, ठीक, जिनको हम कहते हैं डायाफ्राम। ये तुम्हारा वो लंग्स के नीचे वाला डायाफ्राम नहीं है, इसको हम कहते हैं वॉल्ट। और एक और आते हैं सर्वाइकल कैप्स, ठीक है। बेसिकली डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन ये किस पे लगाया जाता है, डायफ्राम वेजाइना के अंदर लगाया जाता है, और ये सर्विक्स जो होता है उसके अंदर लगाया जाता है, सर्विक्स के ऊपर एक कैप टाइप की लगा दी जाती है, जिससे कि जो भी स्पर्म्स है वो यूट्रस पे ही ना जा पाए, ठीक। आगे देखें, कुछ केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स क्या है, जैसे ZnSO4, जिंक सल्फेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, ठीक है, बोरिक एसिड हो गया, और क्या होगा तुम्हारा सिट्रिक एसिड, ठीक। ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये एक तरह से इनकी जेलीज आती है, क्या आती है, इनकी जेलीज आती है, जेलीज आती है, ट्यूब आती, क्रीम आती है। सो इसको क्या किया जाता है, इसको बेसिकली वेजाइना पे लगाया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म होगा, इनका काम क्या होता है, स्पर्म को किल कर देती है। स्पर्मिसिडल जेलीज होंगी, क्रीम होगी, ट्यूब्स होंगी, ठीक है। स्पर्मिसिडल यानी स्पर्म को किल करने वाली जेलीज, ठीक, साइड में लिखा हुआ है। सो ये सारी चीजें होती हैं, इनको या तो बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स या आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वेजाइना में लगाया जाए
तो ये सारी चीजें क्या करेगी, स्पर्म्स को किल कर देगी, आसपास के एरिया में जितने भी स्पर्म डिपॉजिट हुए होंगे उन सबको मार देगी। सो ये होते हैं हमारे कुछ केमिकल मेथड्स। अब बात करते हैं जो मैंने तुमको बताया स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल पिल्स के बारे में। ठीक है, स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। सहेली के बारे में बताया था तुमको। सहेली पिल एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ये पिल का काम क्या होता है, ये पिल जो है फीमेल को एक बार खानी होती है, ठीक, वन टाइम। और ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन यानी जो स्टेरॉइडल सेल्स होती है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स को डीएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, डीएक्टिवेट कर देगी तो प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिर से एफएसएच और बाकी चीजों का फॉर्मेशन कर देगा, कॉर्पस ल्यूटेम बना देगा, और इसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन की चांसेस कम हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इससे पहले ये लखनऊ में बना, ठीक है, ये लखनऊ में बना, सीडीआरआई ने बनाया सहेली पिल्स। इससे पहले एक यूज किया जाता था पीओपी पिल्स। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये होती है प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स होती है। इसमें क्या होता था, ये क्या करनी होती थी, ये जो है अगर आपने जैसे मान लीजिए एक दिन खा लिया, ठीक, तो आपको ये पूरे 21 डेज तक खानी होती थी, अप टू 21 डेज। ठीक है, अब एक चीज ये सोचो, 21 दिन तक तुम कोई रेगुलर दवाई खा रहे हो, ठीक, तो तुमको क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे भाई, हार्मोन डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, और ये क्या था, अगर आपको एक महीने प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, एक आपको जैसे मान लीजिए जनवरी में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपने उसको 21 दिन तक खाया। अब आप चाहते हैं फरवरी में भी ना हो, फिर मार्च में भी ना हो, तो आपको 21 दिन हर महीने खानी पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि वुमेन्स में इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे थे। कई बार ये क्या होती है, अगर आप आईपिल्स का यूज कर रहे हैं, सो ये आपके सीधे ब्रेन को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, ब्रेन को भी अफेक्ट करेगी, इसलिए भाई आईपिल्स का यूज कभी भी कोई भी डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो फिर आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देगा, ओव्यूलेशन को भी डिस्टर्ब कर देगा। आई बात समझ में? फिर देखो, फिर तुम्हारे एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट आया है सेक्सुअली ट्रांसफर। चलो पहले ये चीज पढ़ते हैं, एमटीपी दिया गया है, ठीक है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक, यानी कि अगर आसान भाषा में इसको कहा जाए तो इसका मतलब होता है एबॉर्शन। इसका क्या मतलब होता है? एबॉर्शन होता है। एबॉर्शन इस केस में डॉक्टर रेकमेंड करता है। पहली चीज तो ये समझिए, आपको बताया था कि 3 मंथ होते हैं, ठीक, मतलब सॉरी 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, मतलब पहले से लेकर के 1 2 3 मंथ्स, इन मंथ्स में, और क्या कहते हैं 4 5 6 मंथ्स, और फिर 7 8 एंड 9 मंथ्स। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है, सो वो 1 2 3 डेज में फ्रॉम अ सिंगल डॉक्टर के रिकमेंडेशन से वो अपनी इच्छा से एबॉर्शन करा सकती है। ठीक है, और 4 5 6 मंथ्स में अगर किसी को एबॉर्शन कराना है तो 2 डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए। एक डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, उसके बाद दूसरा डॉक्टर उसको वेरीफाई करेगा, तब एबॉर्शन होगा। ठीक है, तब एबॉर्शन होगा। और 7 8 9 मंथ में यूजुअली एबॉर्शन नहीं होता है, लेकिन अगर हो रहा है तो वो मिसकैरेज साउंड करेगा। उसको क्या कहा जाएगा? मिसकैरेज कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? मिसकैरेज, यानी कि बच्चा मर जाएगा। ठीक है, सो सिंगल डॉक्टर, और ये तीनों केसेस कब हो सकते हैं? या तो फीमेल, देखो ये वाला केस, ऊपर वाला केस तो तभी होगा जब फीमेल नहीं चाहती, फीमेल नॉट वांट्स। ठीक है, और बाकी की ये दोनों, एक चीज और हो सकती है पीएनडीटी, जो भी तुमको बताया था,
प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट में बेबी अनहेल्दी निकलता है अगर, ठीक है, उसका रिजल्ट अनहेल्दी आता है और मदर नहीं चाह रही है कि वो एक अनहेल्दी बच्चे को पाले, इसलिए तो अनहेल्दी बच्चे के केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। कई बार ये अबॉर्शन क्लिनिकली हो जाते हैं कि वेजाइनल वैक्यूम स्वैप होता है जो क्या करता है, वो फीटस को खींच लेता है, तब भी अबॉर्शन हो जाता है। पिल्स दे करके बच्चे को मार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बट एक चीज आप लोगों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, सीरियस नोट, अबॉर्शन ऑलवेज रिजल्ट इन द, आगे चल के आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर आने वाला है, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो अबॉर्शन की तरफ मत ही जाओ, ठीक, आप प्रॉपर यूज करिए, बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल करिए, वंडर्स का यूज करिए, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का यूज करिए, बट अबॉर्शन के लिए तभी जाओ जब बिल्कुल एट द बिल्कुल आर या पार वाला मामला होना चाहिए, ठीक है। सो ये एंटीपीज के बारे में बात हो गई, और क्या बचा, चलिए एसटीडीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक, थोड़ी सी बात करते हैं हम एसटीडीज के बारे में, यानी एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अच्छा, एक चीज यहाँ पे तुमको बताने को छूट गई, ठीक, एक मेथड और होता है परमानेंट, इसका कंट्रासेप्टिव में परमानेंट मेथड होता है, परमानेंट मेथड फॉर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक। इसमें दो चीजें आएंगी, वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, ठीक, वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, यानी कि ये जो दोनों मेथड होंगे ये इरिवर्सिबल होंगे। मतलब अगर आपने ये दोनों प्रोसेस कर लिए तो इसके बाद आप कभी भी वापस से फर्टाइल नहीं हो सकते हैं, वापस से फर्टाइल नहीं हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए वेसेक्टमी में क्या होगा, कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस एक डक्ट होती है, ठीक, कट कर दिया जाए और कट करके बाइंड कर दिया जाए, ठीक, तो चांसेस ही नहीं कि स्पर्म पहुंच सके। और ट्यूबेक्टमी में क्या होगा, कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि यदि वेसेक्टमी हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल भी हो जाएंगे। स्टेराइल मतलब बताया था परमानेंटली डिसेबल फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसा नहीं है भाई, आप केवल स्पर्म नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इजेक्शन नॉर्मल होगा, ठीक है, इरेक्शन नॉर्मल होगा, इजैकुलेशन नॉर्मल होगा, ठीक है, इरेक्शन, पीनस का इरेक्शन वैसे ही इरेक्ट करेगा, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं, और साथ ही में बस आपको नॉर्मल आपका डिस्चार्ज भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, सीमेन होगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा, ठीक है, उसमें लिबिडो वैसे ही आएगा, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर। भाई हार्मोन्स तो वही है, केवल हम लोगों ने डक्ट और स्पर्म बन करके वही रह जाएगा और वही मर जाएगा। तो इसमें ये चीज नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंट मत समझिए, ठीक। बेसिकली संजय गांधी ने नसबंदी आंदोलन चलाया था एक टाइम पर, जो कि बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ था। वो क्यों हुआ था, वो आप बाकी चीजें आप इमरजेंसी मूवी में देखें, कंगना रनावत की पिक्चर है, ठीक। सो वो सारी बात की बात है। तो ये नसबंदी का जो ये तरीका निकाला गया, ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव था, लेकिन बस इसमें दिक्कत ये थी कि आप फिर से, अब आप चाहेंगे एक बार मेरा फिर ऑपरेशन हो जाए तो ये वास डिफरेंस जो कार्ड के बाद है तो उसको फिर से ज्वाइन कर दिया जाए, नहीं, तब नहीं हो सकता, ठीक। तो बेसिकली ये कौन लोग कराते हैं, बेसिकली ये जो अपने लाइफ में उन्होंने बच्चे उनके हो गए हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, सरकार ने तो बहुत इंपॉर्टेंट बता दें, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है, ये निकाला गया फॉर सबको, मतलब जो गवर्नमेंट ने निकाला ताकि लोगों को अंदर एक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि बच्चे सिर्फ दो ही अच्छे हैं। और उन्होंने एक और प्रोडक्ट निकाला था निरोध का, ठीक है, ये भी निकाला था। अब हम लोग हमारे दो का कॉन्सेप्ट आया ताकि जो है सरकार अवेयरनेस फैला सके, बट
कुछ लोग आज के डेट में भी उनका फंडा ये होता है हम दो हमारे तीन लोग, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट इसीलिए निकाला गया कि बच्चे से दो ही अच्छे हैं, ठीक। सो ये हो गया तुम्हारा वेसेक्टमी एंड प्यूपेक्टमी। अब बात करते हैं एसटीआईज की। एसटीआईज या एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि ये सेक्सुअल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट द सेक्सुअल ट्रैक्ट। और ट्रांसमिशन इनका कैसे हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रहा है। इसका सबसे पहले प्रिवेंशन प्रिकॉशन क्या है, पहले प्रिकॉशन देखो फिर आगे डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशन ये है, नंबर 1 अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये तो एड्स के लिए भी पढ़ते हो। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। Avoid unprotected sexual intercourse with unknown or multiple partners. Plus, consult to the doctor. ठीक है, कंसल्ट टू द डॉक्टर। और साथ ही में आप प्रॉपर मेडिकेशन, मेडिटेशन नहीं लिखा है, मेडिकेशन लिखा है, मतलब प्रॉपर वे में आप दवाइयां लीजिए। इफ यू हैव अ एसटीआई सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। और इसमें कोई शर्म करने वाली बात भी नहीं है। कई लोग भाई इसीलिए नहीं डॉक्टर के पास जाते कि भाई सबको पता चल जाएगा, जग जाहिर हो जाएगा। तो भाई तुम्हारा शरीर है, तुम्हें पता है, तुमको दिक्कत हो रही है तो तुमको जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और कहना चाहेंगे, ये जो दीवारों पे लिखा होता है ना गुप्त रोगी मिले, भाई उनके पास कभी मत जाना। आपके लिए एक प्रॉपर पूरा वे बनाया गया है। भाई डॉक्टर्स का काम ही है, आप उनसे सारी चीजें, जैसे पेट में दिक्कत होती है तो वैसे ही यहाँ पे भी सेक्सुअल जगह पे भी दिक्कत हो रही है तो आप उसको भी डॉक्टर के पास इजीली जाके बता सकते हैं, ठीक। इस पे देखते हैं सबसे पहले कुछ वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। सबसे पहले एड्स। एड्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, इसको देखिए नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, किससे हो रहा है, एचआईवी से हो रहा है। नंबर 2 हेपेटाइटिस बी। जब भी बात हेपेट बी की जाती है तो यानी ये लीवर इफेक्ट कर रहा है। ये किसको इफेक्ट कर रहा है, लीवर को। और एड्स इसको इफेक्ट कर रहा है, इम्यून को, ठीक है, इम्यून सिस्टम को कर रहा है। फिर हर्ब्स मतलब क्या होता है, छाले, ठीक है। हर्ब्स मतलब क्या होता है, छाले। तो क्या होता है हर्ब्स ऑन, या लिख लो उसको जेनिटल हर्ब्स, ठीक है। ये किससे होता है, ये होता है एचपीवी वायरस से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बेसिकली जो जेनिटेलियाज हैं, मेल और फीमेल के जेनिटल जो ट्रैक्ट्स हैं, जेनिटल ट्रैक्ट्स में छाले पड़ जाते हैं, हर्ब्स पड़ जाते हैं। हर्ब्स मतलब छाले, ठीक। आई बात समझ में। सो ये है तुम्हारी वायरल डिसीजेस। फिर बात आती है बैक्टीरियल डिसीजेस की। कौन सी डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। ये दो ऐसी बैक्टीरियल डिसीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। बेसिकली इन दोनों में भी क्या पड़ रहा है, अल्सर्स आ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। इसमें पीनस में भी आएंगे और वेजाइना में भी आएंगे। एक बहुत ही भयंकर बदबू आती है, बहुत ही भयंकर बदबू आती है पीनस से और वेजाइना से भी, ठीक है। और उसमें क्या होगा, नॉर्मली
नॉर्मली भी जो है वहां से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो फ्लूइड लाइक मटेरियल निकलता रहेगा काफी टाइम ये कई बार काफी टाइम ले लेता है ये सही होने में। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हो तो ये जल्दी भी सही हो सकते हैं। सो बेसिकली ये तुम्हारे एसटीआईज हो गए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के एंड की तरफ। इस चैप्टर के एंड की तरफ चल रहे हैं और अब हम देखेंगे एक केस आता है जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि इंडिविजुअल इज अनेबल टू फर्टाइल और फर्टिलाइजेशन। क्या कहा मैंने ये चीज कही कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में एक्टिव है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, समहाउ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और इनफर्टिलिटी को तब कंसीडर किया जाता है आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग। मतलब अगर शादी हुई, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने शादी की और वो लोग अभी 2-3 साल तक बच्चा नहीं चाह रहे हैं तो वो उनका अपना मन है, लेकिन जब वो बच्चा चाह रहे हैं उसके भी 2 बार वो लोग कोशिश कर चुके हैं, 2 साल तक वो प्रयास कर चुके हैं, 2 साल में वो नहीं कंसीडर हो रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है बेबी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल कंडीशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए इनफर्टाइल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है एक बार उसमें भी देख लेते हैं। इनफर्टाइल कंडीशन में मेल्स में क्या होती है और फीमेल्स में क्या होती है वो भी देख लेते हैं। भाई मेल्स में नंबर 1 कंडीशन इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी में क्या होता है, इरेक्शन नॉट होल्ड्स फॉर मोर टाइम। मतलब कि जो मेल्स में पीनिस का इरेक्शन है वो ज्यादा समय तक के लिए नहीं हो रहा है, और ज्यादा समय तक के लिए नहीं हो रहा है इसका मतलब जो सीमेन है वो भी वेल ऑफ नहीं होंगे। फिर ओलिगोस्पर्मी, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, लो स्पर्म काउंट। इसमें क्या हो रहा है, लो स्पर्म काउंट, ठीक। एज़ोस्पर्मिया और टेट्राज़ोस्पर्मिया, ठीक, ये 2 कंडीशंस मेल में और होती हैं जिससे कि ये कहा जाता है कि मेल जो है वो इनफर्टाइल है, ठीक। तो एज़ोस्पर्मिया में होता है नो स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। और टेट्राज़ोस्पर्मिया में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल इनएक्टिव स्पर्म, मतलब उसका शेप इम्प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर शेप। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। एक चीज और आती है यहाँ पे मेल्स में ही, आर्कीज़ोस्पर्मिया। आर्कीज़ोस्पर्मिया में क्या होगा, मोटिलिटी नहीं शो होगी स्पर्म में, मतलब स्पर्म मूवमेंट नहीं होगा, नो मोटिलिटी इन स्पर्म, नो मोटिलिटी इन स्पर्म। सो ये सारी केसेस कैसे आते हैं, एक इनफर्टाइल मेल में होती है। और ये तो बात हो गई मेल्स की। जब फीमेल्स की बात की जा रही है, फीमेल्स में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन मतलब नो ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। और जैसे यहाँ पे ओलिगोस्पर्मिया था वैसे यहाँ पे ओलिगो ओव्यूलेशन है, मतलब इम्प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। एक केस यहाँ पे और आता है, इम्प्रॉपर ओव्यूलेशन के बाद आता है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स का। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स मतलब फैलोपियन ट्यूब्स क्या होंगी, ब्लॉक्ड होंगी। सो ये कैसे केसेस है, इनफर्टिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स है। अब इनको क्योर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक आजकल तो इनफर्टाइल स्पेशलिस्ट की भी चीजें हो रही हैं, जैसे
गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जो यूट्रस के मतलब जो गर्भाशय का ध्यान रखती है, फीमेल की डॉक्टर्स होती हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं उनको। बेसिकली अब थैंक्स टू आवर द मेडिकल साइंस हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। इसका कॉन्सेप्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, यानी कि IVF। ठीक है, इन IVF से क्या हो रहा है, बिल्कुल सही। अगर तुम्हारे दिमाग में टेस्ट ट्यूब बेबी आया है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इस केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले एक मेल का स्पर्म लिया, ठीक है, मेल का स्पर्म लिया और फीमेल का ओवम लिया, ठीक है, इनको एक टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में लैब के अंदर फर्टिलाइज करा दिया गया और ये क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। ये क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। ठीक है, अब आप ये कहेंगे फर्टिलाइजेशन ऐसे लैब में क्यों कर दिया गया, तो प्रॉपर इन्वायरमेंट भी दिया गया। फैलोपियन ट्यूब में जितना पीएच होना चाहिए, जितना इन्वायरमेंट होना चाहिए, वैसा ही इन्वायरमेंट लैब में भी दिया गया। अब ये क्या करेंगे, जाइगोट को क्या किया जाएगा, ये एक फीमेल को बुला करके जाइगोट को इजीली रख दिया जाएगा, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर इन ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स। तो इस टेक्निक को द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब्स थ्रू लैब, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है और इनका बाहर कराया गया फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जाइगोट को जब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं जिफ्ट। क्या कहते हैं, जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, दूसरे लिखते हैं, थोड़ा रंग में रंगा लगेगा है। क्या लिखेंगे इस प्रोसेस को, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या हो गया, जिफ्ट हो गया। ये क्या हो गया, जिफ्ट हो गया। अब एक चीज ये समझ लेना कि ये जो स्पर्म होगा और ओवम होगा ये डोनर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए मेल में दिक्कत है तो मेल से क्या होगा कि जो है स्पर्म को डोनेट कर लेगा, कोई दूसरा मेल स्पर्म डोनेट कर देगा। एक मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, विक्की डोनर। विक्की डोनर क्या कर रहा था, स्पर्म्स को डोनेट कर रहा था। ओवम में कई बार जो है मदर कोई और, मतलब जैसे मदर अगर कोई और है लेकिन उसमें क्या करेंगे, किसी दूसरे को ओवम लेके फर्टिलाइज करा जा सकता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं जिफ्ट। लेकिन समहाउ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी जो है मदर अवेलेबल नहीं है, मदर अवेलेबल नहीं है, अब क्या होगा, जाइगोट से जो है, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप जब अवेलेबल हो आप तब आ जाइएगा। अब ये जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, 8 सेल एम्ब्रियो, ठीक है, ये क्या हो गया, 8 सेल एम्ब्रियो बन गया। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर किया जाएगा। अब क्या करा जाएगा, इसको ट्रांसफर किया जाएगा और ये ट्रांसफर करने के बाद ये किस में ट्रांसफर किया जाता है, यूट्रस में। भाई यूट्रस तक तो आ जाना चाहिए ना, ये किस में ट्रांसफर किया जाएगा, यूट्रस में, ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा भाई, इसको ये कहना चाहिए मेरे हिसाब से IUI, ठीक है, IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन, IUT बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जब ये चीज ध्यान रखना, IVF का प्रोसेस चल रहा है, अगर जाइगोट फॉर्म में फीमेल की बॉडी में करा जा रहा है ट्रांसफर तो उसको क्या कहेंगे, जिफ्ट बोलेंगे, ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर फीमेल अवेलेबल नहीं है या उसके फैलोपियन ट्यूब्स आगे फॉर्म करने में डेवलप नहीं कर रहे या ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स है, तो इसलिए क्या किया जाता है, जाइगोट को एम्ब्रियो स्टेज तक आने दिया जाता है कि भाई चलो एम्ब्रियो तक बन जाए, और फिर क्या करेंगे, नॉर्मली इम्प्लांटेशन करा दिया जाएगा, नॉर्मली इम्प्लांटेशन करा दिया जाएगा जाइगोट का, सॉरी एम्ब्रियो का फीमेल की बॉडी में यानी एंडोमेट्रियम में। तो ये पूरा प्रोसेस तुम्हारा आईवीएफ का हो जाता है। फर्स्ट आईवीएफ बेबी इन इंडिया, बेबी हर्ष, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है और तुमने सुना भी होगा, बेंगलुरु का केस था ये।
बेसिकली ये जो आईवीएफ प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल एट द एंड में मतलब रखा जाता है कि भाई पहले सारी चीजें करके देख ली जाए, उसके बाद ये ये चीज की जाती है। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, प्लस वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि इसमें 5 लाख 6 लाख 10 लाख कई लाख खर्च हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक तुमने मूवी देखी होगी गुड न्यूज, तो उसमें ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया भी गया है और उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं वो भी तुमको बताई गई है। ठीक, गिफ्ट हो गया, एक चीज और होती है एक प्रोसेस और होता है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि बेसिकली गिफ्ट को पता है कहा जाता है गिफ्ट इज अ गिफ्ट टू वन वुमन टू द अनदर, यानी कि क्या होगा, इसमें एक डोनर मदर यूज की जाएगी या डोनर फीमेल यूज की जाएगी जो ओवुलेशन डे पर अपना ओवम देगी। किसको देगी? एक वांटेड मदर को। मतलब जैसे मान लीजिए एक मदर है, वो अपने एग्स नहीं रिलीज कर पा रही है, वो अपना ओवम रिलीज नहीं कर पा रही है, तो ये इस केस में क्या होता है कि एक डोनर मदर का यूज किया जाता है जो अपना ओवम दे सकती है। वो अपना ओवम देगी एक मदर को, ठीक है, मतलब डॉक्टर क्या करेगा, एक हेल्दी मदर से ओवम उसका लेकर के किसी दूसरी मदर में ट्रांसफर कर देगा और नॉर्मल प्रोसीजर पे फिर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन इसके साथ कराया जाएगा। ठीक है, बच्चे को पालेगा कौन? वही मदर जिसके एग्स नहीं रिलीज हो रहे थे। ठीक है, बाकी सारी प्रोसीजर वैसे ही चलने वाली है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक डोनर फीमेल की यूज पड़ती है, एक डोनर फीमेल की जरूरत पड़ती है। एक कॉन्सेप्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है सरोगेसी। सरोगेसी का मतलब क्या हुआ? सरोगेसी का कॉन्सेप्ट में आपने एक मूवी देखी होगी मिमी। ठीक है, मिमी एक मूवी आई थी 57 की जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। भाई जीएस भी ध्यान रखा करो कौन सा अवार्ड किसको दिया गया। ठीक, तो मिमी एक मूवी आई थी, पंकज त्रिपाठी को सपोर्टिंग रोल के लिए नेशनल अवार्ड दिया था, कृति सेनन को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड उसमें मिला था फॉर द मूवी मिमी। तो इस मूवी में सरोगेसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म किसी और का होगा, ठीक है, कई बार अगर फीमेल एक्टिव नहीं है ओवुलेशन देने के लिए तो वो क्या करेगी, एक डोनर मदर का यूज करेगी, या इनको हम कहते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर इस केस में क्या होगा कि स्पर्म जो है वो सरोगेट मदर के साथ लैब में फ्यूज कराया जाएगा और फिर क्या होगा, सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, इसमें सरोगेट मदर जो होगी वही बच्चे को जन्म देगी, gives birth to child। ठीक, सो ये सारी चीजें आएंगी। अब एक मूवी ऐसी और थी जिसमें सरोगेट मदर का पूरा दिखाया गया है, क्या प्रोसीजर होता है। सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की थी, मुझे मूवी का नाम नहीं आ रहा है तो वो अपना तुम समझ लेना। ठीक है, सो उस ये सारा प्रोसीजर होता है एक कंप्लीट इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल थिंग्स। अच्छा एक चीज और बता दें, इन सबको क्या कहा जाता है? आर्ट कहा जाता है। आईवीएफ से लेकर के ये जितनी चीजें होती हैं इनको क्या कहा जाता है? आर्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। So basically with this note we are going to complete this chapter। हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।
एक दिन में एक चैप्टर हमारा अच्छे से फिनिश हो गया है। चलिए, छोटा चैप्टर था, इसमें कोई दिक्कत आई होगी, इसके लिए तुमको मैं रिपीट करूंगा, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो एनसीईआरटी मस्ट रीड करना है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको इसकी एक पूरी समरी समझा दी है 1 घंटे में, और कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। सो विद ऑल दिस वी हैड कंप्लीट दिस चैप्टर। सो आई होप तुमको ये चीज पसंद आई होगी, तुमको ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो तुम YouTube पे या Telegram पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।